वक्त की ज़रूरत को समझ बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, कि वक्त की ज़रूरत को समझ कि बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना कोई हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और लिखो, तुम पढ़ो और लिखो, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज़ के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, अब कलम और कागज़ के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर ऑनलाइन इंस्पायर्ड विज़न एकेडमी। ये तीसरा वीडियो भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 3 लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। तो हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज पार्ट 3 में हम लोग खिलाफत आंदोलन से शुरुआत करेंगे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, ये सभी कंसेप्ट को हम लोग बारी बारी से देखेंगे और इस वीडियो को आगाज़ करते हैं हम लोग। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो हम लोग, आप लोगों में से किसी एक बच्चा का कमेंट था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो इतने सारे डेट्स हैं उसको कैसे याद रखें। इसी के लिए आपके लिए मैं लेकर के आया हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हम लोग पढ़े हुए हैं उनके डेट्स को अगर देखेगा तो इम्पोर्टेंट डेट्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है कि 1857 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसी को ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है। तो आपको मालूम होगा, इसको हम पढ़ा दिए हैं, पार्ट 1 में है आपके पास। पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा जाता है। 1857 की क्रांति इसी को कहा जाता है। और 1858 में भारत सरकार अधिनियम, यानी इस भारत सरकार अधिनियम का मतलब क्या था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने सारे अधिकार थे वो अब ब्रिटेन यानी ब्रिटेन के पास चला गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारा अधिकार मतलब छीन लिया गया था। इसी को भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। और इसी 1858 ईस्वी में ही गवर्नर जनरल का पद हटा करके वायसराय का पद लाया गया था। और इस हिसाब से आपका प्रथम जो आपका वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम गवर्नर जनरल भी क्या था, लॉर्ड कैनिंग ही था। इसी तरीके से 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ये भी आपके पार्ट 1 वीडियोज़ में आप देखिए, पार्ट 1 वीडियो में देखिएगा आपको मिल जाएगा। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब है कि भारतीय समाचार पत्र जो भी भारतीय समाचार पत्र कोई लेख छापते थे उस पर पाबंदी लगाने के लिए ये एक्ट लाया गया। और 1879 ईस्वी में 1879 में भारत शस्त्र अधिनियम, मतलब इसी को आर्म्स एक्ट कहा जाता है। इसके तहत क्या हुआ था, किसी भी हिंदुस्तानी नागरिकों को शस्त्र रखने का अधिकार छीन लिया गया था। और इसी में ही महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद से सम्मानित किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1879 ईस्वी में किया गया था, जिसमें मतलब कि बहुत सारे धन की बर्बादी हुई थी। और 1879 ईस्वी में ही 1883, सॉरी ये 83 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई, ये 1883 ईस्वी में इल्वर्ड विल लाया गया था। आपको मालूम होगा ये हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देखे थे। और पार्ट 2 में भी हम लोग क्या देखे थे कि पार्ट 2 में हम लोग 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 20 जुलाई को घोषित तो कर दिया गया था, लेकिन प्रभावी 16 अक्टूबर से हुआ था। आपके पेपर में आपको हो सकता है कि पूछे कि घोषित कब से हुआ था, तो आपको बोलना होगा 20 जुलाई को घोषित किया गया था और ये जो प्रभावी रूप लिया था वो 16 अक्टूबर से आपको ये प्रभावी रूप लिया था। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और 1911 ईस्वी में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी मतलब कि कलकत्ता से दिल्ली बनाया गया। ये आपको 1911 ईस्वी में इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत आगमन होता है और 25 मई को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं, जो कि अहमदाबाद में है 25 मई को। और इसी 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी का बैक टू बैक 3 सत्याग्रह हुआ। और 1918 ईस्वी में ही खेरा और अहमदाबाद सत्याग्रह, दोनों ही यहाँ पे 2 सत्याग्रह, खेरा और अहमदाबाद। आप ये नोट डाउन कीजिएगा आप
पार्ट 2 वीडियोस में आपको इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। और 1919 में ही रॉलेट एक्ट आपको मतलब कि रॉलेट एक्ट लाया गया। ये जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, ये भी हम लोग पार्ट 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। तो ये सारे डेट आपको मैंने एक फिर से आपका रिवीजन ही एक तरह का रिवीजन हो गया। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले अब आपके पास आता है कि खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन आपको समझना है कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों साथ साथ चला। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि खिलाफत का मतलब होता क्या है। खिलाफत का मतलब होता है, अब खिलाफत को समझने के लिए आपको समझना होगा खलीफा। खलीफा किसको कहते हैं? देखिए, खलीफा का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करने वाला, मतलब कि प्रतिनिधि, समझ लीजिए कि प्रतिनिधि करने वाला। अब देखिए, मुसलमानों के जो मतलब कि प्रॉफिट कहे जाते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 सक्सेसर हुए। वो 4 सक्सेसर को मतलब कि क्या कहा गया? खलीफा कहा गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सारे मतलब कि उनके बाद जो दुनिया में मतलब इस्लाम को फैलाने वाले, इस्लाम के प्रतिनिधि या इस्लाम के आप कह सकते हैं कि धार्मिक प्रतिनिधि और राजनीतिक प्रतिनिधि, दोनों ही खलीफा को माना जाता था। अब ये खलीफा, अगर खलीफा के पद को ही हम लोग मतलब कि खिलाफत कहते हैं, खलीफा के पद को ही हम लोग खिलाफत कहते हैं, और उसी पद के लिए आंदोलन हुआ, उसी को हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक और राजनीतिक, यहाँ पे आपके पास है, आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खिलाफ की सत्ता को बचाने और इस्लामी भावनाओं तथा पवित्र स्थलों की रक्षा करना था। यानी ये एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। मतलब कि खलीफा को मतलब कि ये अधिकार था कि वो धार्मिक मुद्दे को भी मतलब कि उस पर भी डिसीजन दे सकते हैं, और उन राजनीतिक मुद्दे पर भी जितने सारे मतलब इस्लामिक कंट्रीज़, इस्लामिक दुनिया में जितने सारे मतलब इस्लाम के मानने वाले हैं, उनके धार्मिक मामले और उनके राजनीतिक मामले को वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। इनका ये खिलाफत आंदोलन जो हुआ, इसकी शुरुआत अली बंधु यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने की। अब ये अली बंधुओं का पिक्चर यहाँ पे देखो, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये अली बंधुओं ने की। ये मोहम्मद अली और शौकत अली, याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ की दृष्टि से। असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी इसको जोड़ चुके थे, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। और ये आंदोलन 1924 ईस्वी में तुर्की में जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा क्या करते हैं, खिलाफत के पद को समाप्त कर देते हैं, और इसी तरीके से ये खिलाफत का आंदोलन जो भारत में चल रहा है, ये भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन जो कर रहे थे उन भारतीय मुसलमानों में ये उसके मतलब कि 3 सूत्री मांग थी। ये 3 सूत्री मांग क्या थी कि पहला मांग क्या था कि तुर्की के सुल्तान को पर्याप्त लौकिक अधिकार, लौकिक मतलब होता है, लौकिक का पर्यायवाची होता है मतलब कि सांसारिक, या इसी को हम लोग दुनियावी बोलते हैं, दुनियावी अधिकार मिले, प्रदान किया जाए, ताकि वो इस्लाम की रक्षा कर सके। ये इनका कहना था। पहला मांग ये था। दूसरा मांग क्या था कि अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन यानी खलीफा के अधीन कर दिया जाए। अरब प्रदेश जो है, जितने सारे अरब कंट्रीज़ हैं, वो सारे अरब कंट्रीज़ को क्या कर दिया जाए, खलीफा के प्रतिनिधित्व में उसको सौंप दिया जाए। तीसरा आपका है कि खलीफा को मुस्लिमों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए, मतलब कि वो उनकी हिफाजत करता के रूप में मतलब जाना जाए। तो ये 3 सूत्री मांग मतलब कि खिलाफत आंदोलन में मतलब कि ब्रिटिश सरकार से रखा गया, और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस भी मनाया गया। ये आपके खिलाफत आंदोलन से जुड़े आपके टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में इतना आपको पढ़ना है। अगर आप इतना अच्छा से पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल आपका पेपर 100% आप पेपर में आतंक फैला दीजिएगा। असहयोग आंदोलन। अब ये असहयोग आंदोलन देखिए, असहयोग आंदोलन जो है, इसमें आपको मतलब कि नाम से ही स्पष्ट होता होगा कि असहयोग मतलब सहयोग ना किया जाए। यानी अगर हम अंग्रेज़ों का सहयोग अगर नहीं करते तो अंग्रेज़ इतने दिन हम भारत में शासन नहीं कर पाते। यानी कहीं ना कहीं हम में ही कुछ
हम में भी कुछ कमियां थी जो हम लोग मतलब कि उनके लुभावने बातों में आ गए, और उनके लुभावने बातों में आने के बाद हमारे मतलब कि घर में भी, हमारे इस मतलब कि देश में भी कुछ ऐसे शख्स ज़रूर होंगे जो अंग्रेज़ों के मदद करते थे, यानी मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो यही एक मतलब कि मूवमेंट गांधी जी द्वारा छिड़ा गया कि अगर हम लोग अंग्रेज़ों का अगर सहयोग अगर सरकार चलाने में ना करे तो 1 साल के अंदर अंग्रेज़ों को घुटने के बल आना पड़ेगा। ये आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन था। ये प्रथम जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रथम जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार को किए जाने वाले सहयोग, यानी ब्रिटिश सरकार को जो भी हम लोग मदद पहुंचाते थे वह उसको वापस लेना और उससे स्वशासन या स्वराज देने के लिए सहमत करना। यानी उससे हम लोग अपना सहयोग वापस ले लेंगे, जो भी हम लोग ब्रिटिश सरकार को मदद करते थे उससे अपना सहयोग वापस लेंगे और उसको बदले में स्वशासन या फिर स्वराज, अपना राज देने के लिए बाध्य करेंगे। ये आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। सितंबर 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रखा। यानी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने इसको प्रस्ताव को रखा और 1920 ईस्वी में, दिसंबर के 1920 ईस्वी में, सितंबर के 1920 ईस्वी में वो प्रस्ताव रखते हैं और दिसंबर 1920 ईस्वी में ही कांग्रेस के नागपुर के अधिवेशन में इसे पारित कर दिया जाता है और सब सहमत हो जाते हैं कि बिल्कुल एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि कांग्रेस के, इम्पोर्टेंट बात, कांग्रेस के मतलब कि आप देखिएगा सितंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया जाता है, पेश किया जाता है और 1920 ईस्वी में, दिसंबर के 1920 ईस्वी में इसे ही पारित कर दिया जाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि असहयोग ही क्यों इस आंदोलन का नाम रखा गया। बिल्कुल ये असहयोग, देखिए यदि आप अगर देखिएगा कि महात्मा गांधी अपने पुस्तक में लिखते हैं, जिस पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, जो 1909 ईस्वी में लिखा गया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के लोग यदि ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसीलिए इस आंदोलन का नाम असहयोग रखा गया। आपको यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से आपको दो बात कि महात्मा गांधी का पुस्तक जो था उनका नाम क्या था, हिंद स्वराज, जो कब लिखा गया 1909 ईस्वी में। उसकी बात क्या, उसकी मुख्य बात क्या थी कि महात्मा गांधी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि अगर ब्रिटिश सरकार का अगर सहयोग भारतीय नागरिक ना करे तो 1 साल के अंदर ब्रिटिश सरकार ढह जाएगी। ये बात आपको मतलब कि इस बात से मालूम चला। अब असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, ये असहयोग आंदोलन लाने का आखिर मुख्य कारण क्या था? तो पहला कारण था कि खिलाफत का मुद्दा। पहला कारण क्या था? खिलाफत का मुद्दा। और दूसरा कारण क्या था आपका? जालियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत का मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा कि खिलाफत का मुद्दा भारतीय मुसलमानों का था और भारतीय मुसलमानों का समर्थन गांधी जी करते हैं और इससे क्या होता है, हिंदू मुस्लिम एकता मतलब कि निखर के आती है और इसका फ़ायदा असहयोग आंदोलन में भी देखने को मिलता है। इसी तरीके से जालियांवाला बाग हत्याकांड मतलब कि एक प्रमुख कारण था असहयोग आंदोलन का। क्यों जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर अपने फ़ौज के साथ मतलब कि बैसाखी के पर्व के दिन ही क्या करते हैं, 13 अप्रैल 1919 को मतलब एक ऐसा नरसंहार कर देते हैं जिससे लगभग 1000 और या फिर 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए इस पार्क में, जो मानवता को शर्मसार झकझोर कर देने वाली घटना थी। ये भी एक मतलब असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण है। तीसरा आपका है स्वराज प्राप्त करने की इच्छा, अंग्रेजी शासन से मुक्ति। ये मेन मकसद, ये 3 मकसदों के साथ असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, इनके 3 मुख्य कारण भी देख लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश सरकार से असहयोग के
तरीके क्या थे। अब ये तो बात हो गई कि हम लोग ब्रिटेन का क्या करेंगे, मतलब विरोध करेंगे, हम उसको किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे अपनी शासन प्रणाली चलाने के लिए। लेकिन करेंगे तो तरीका क्या था आखिर? ये तरीका था कि सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का त्याग करेंगे। यानी सरकार से जो भी हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा होगा या फिर उपाधि मिला होगा, जो भी कुछ मिला होगा, अपना निजी स्वार्थ जिसमें था उसको हम लोग ठुकरा देंगे, यानी देश के खातिर। और दूसरा क्या था कि सरकारी और गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करेंगे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, कोई गैर सरकारी हो, कोई भी समारोह, शादी, कोई भी फंक्शन, सरकारी मतलब कि कुछ भी हो या गैर सरकारी भी हो जिसमें सरकार को इनडायरेक्टली फ़ायदा मिलता हो, हम लोग सारे समारोह, सारे फंक्शन का क्या कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। मतलब हम लोग उसको मतलब कि नेगलेक्ट करके चलेंगे। अब तीसरा आपका क्या होता है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे, विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार मतलब कि चुनाव का भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। अब चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो इसका इम्पैक्ट सरकार पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाली थी। क्यों? क्योंकि सरकार को चलाने के लिए प्रतिनिधि चाहिए और चुनाव का ही बहिष्कार कर देंगे तो सरकार वो प्रतिनिधि कहाँ से लाएंगे। इसलिए ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका था। विदेशी वस्त्र होगा यहाँ पे, वस्त्र और वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। मतलब विदेश से जो भी वस्त्र आते थे भारत में, वो सारे वस्तुओं का हम लोग क्या कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। छठा पॉइंट में है ब्रिटिश सेना, जैसे कि मतलब कि उसमें नौकरी करने से इनकार कर देंगे। ब्रिटिश तरीक़ों से क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन प्रणाली पूरी तरीके से मतलब कि भौचक्का रह गया कि भारतीयों में एकजुट और खिलाफत का मुद्दा के कारण भारतीयों में मतलब कि एकजुट हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ चढ़ कर आगे आई। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय मतलब कि आत्मा को झकझोर करने वाली घटना, जिससे उग्रवादी राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगी। फिर आपका स्वशासन, अपना राज, अपना स्वराज, तो वो बरसों की इच्छा थी जो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता सेनानियों ने मतलब कि ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को भी जिंदा करना। मतलब ये 3, 4, 5 कारण आपके असहयोग के मतलब कि असहयोग आंदोलन के कारण थे। और असहयोग आंदोलन को चलाने मतलब असहयोग आंदोलन को चलाने के जो ये 6 तरीके आपके सामने हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। चौरी चौरा घटना, ये घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। महात्मा गांधी इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 ईस्वी को घटना के कारण ही अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। देखिए ये चौरी चौरा घटना क्या था। ये चौरी चौरा घटना मतलब कि आपका 5 फरवरी होगा, ये 4 फरवरी को ये जुलूस क्या हुआ था। 4 फरवरी को मतलब कि वो जुलूस लगभग गोरखपुर के मतलब चौरी चौरा कस्बा में पहुंचा था और 5 फरवरी को ये घटना हुआ था। इसलिए डेट में कन्फ्यूज़न है, आप ये देख लीजिएगा कि मतलब 5 फरवरी कन्फर्म है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले का एक कस्बा है, मतलब एक छोटा सा इलाका है। 5 फरवरी 1922 को इस शहर में एक हिंसक घटना हुई जहाँ किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, और ये घटना मतलब कि हिंसक रूप ले लिया, जिससे ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्शन में आ चुकी थी। और इसी के कारण महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हिंसक घटनाएं या सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। तो इसलिए महात्मा गांधी क्या किए, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए और गांधी जी की गिरफ्तारी भी हुई। मार्च 1922 ईस्वी में गांधी जी की गिरफ्तारी होती है और 6 साल का कारावास यानी जेल में उसको डाला जाता है, लेकिन मतलब कि 2 साल में ही गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। ये असहयोग आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रवादी भावनाएं मतलब कि थोड़ी सी बिखरने लगी थी। ये घटना मतलब चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं। असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद क्या होता है कि अब ये मतलब कि पूरी तरीके से भारत में जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं थोड़ी देर के लिए मतलब कि शांत होने लगती है।
फिर हम लोग चलते हैं आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, ये तीन मतलब कि मुख्य आपके सिलेबस के लिए मतलब कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो दांडी यात्रा से हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब एक व्यापक आंदोलन था और इस व्यापक आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी दांडी यात्रा से हुई थी, यानी इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा साथ साथ रखा जाता है। देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़ने, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और कर ना देने मतलब टैक्स ना देने जैसे अहिंसक तरीकों से औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध में एक व्यापक विरोध था, एक बड़ा विरोध था, बहुत बड़ा विरोध था। इस विरोध की शुरुआत जो महात्मा गांधी जो करते हैं अपनी दांडी यात्रा से करते हैं, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च, दांडी यात्रा से हुई थी और ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 12 मार्च 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। किसके रूप में? दांडी यात्रा के रूप में। और ये दांडी यात्रा का जो मतलब कि अंतिम स्थान, जो पहला कानून जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रण लिया गया था, पहला मतलब समझ लीजिए रिजल्ट आपको नमक सत्याग्रह के रूप में देश को मिलता है। इसमें गांधी जी ये आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी क्यों चलाते हैं? गांधी जी 11 सूत्री मांग वायसराय लॉर्ड इरविन से करते हैं, जिसको लॉर्ड इरविन ने क्या कर दिया, नामंजूरी कर देते हैं। नामंजूरी करने के बाद गांधी जी के मन में यह आता है कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि नमक कानून को तोड़ना, कर ना देना, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये सारे मतलब मुख्य आंदोलन थे। यानी एक तरीके का व्यापक आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था। इसकी शुरुआत दांडी यात्रा से होती है। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा, इसमें दांडी यात्रा में आखिर हुआ क्या था कि महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से, देखिए 78 अनुयायियों का मतलब है कि 78 चाहने वाले अपनों के साथ, स्टूडेंट बोले या शागिर्द बोले या उसके टीम वर्क बोले, जो भी बोले आप, ये इसका मतलब है साबरमती आश्रम से 241 मील, आपको मालूम होगा कि 241 मील दांडी या मतलब कि दांडी तक पैदल यात्रा की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कानून का विरोध करना था। महात्मा गांधी लगभग 241 मील, यानी आज अगर किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे लगभग 385 से 387 किलोमीटर होता है। ये 385 से 387 किलोमीटर होता है और ये 24 दिनों तक मतलब कि डेली पैदल चलने पर ये गंतव्य स्थान नमक सत्याग्रह तक हम लोग पहुंच पाए। यानी 24 दिनों तक पैदल यात्रा करने के बाद 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने मतलब मुट्ठी भर नमक उठाकर इस कानून का उल्लंघन किया। यानी वो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को एक मुट्ठी नमक उठाकर उस कानून का उल्लंघन करते हैं। तो फिर ये 24 दिनों तक यहाँ मतलब पैदल चलने के बाद ये गांधी जी के मुख्य बात इसमें क्या था कि 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकलते हैं और 241 मील का सफ़र होता है लगभग, जिसको किलोमीटर में देखें तो 385 से 87 किलोमीटर के आसपास, और ये 24 दिनों की यात्रा होती है। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचते हैं और फिर आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को एक मुट्ठी नमक उठाकर इस कानून का उल्लंघन करते हैं। तो फिर हम लोग चलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कारण है क्या क्या थे। ये देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो मुख्य कारण थे, ये कारण आपके पास लिखा गया है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है। हम इसको आपका जब प्रश्न उत्तर कराएंगे तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन फिर से कराया जाएगा, लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कंटेंट पढ़ चुके हैं। बिल्कुल आप इसको रख सकते हैं अपने पास। तो फिर हम लोग चलेंगे साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन बहुत ही फेमस टॉपिक्स है मतलब कि आपके सिलेबस का। तो साइमन कमीशन देखिए क्या था, ये एक वैधानिक आयोग था। जैसे आप देखते हैं कि चुनाव आयोग होता है, बीपीएससी आयोग होता है, मतलब एक 2 4 5 आदमियों का एक कमेटी होता है जिसको एक नाम दिया जाता है कमीशन, इसको आयोग नाम दिया जाता है। तो इसी को साइमन कमीशन था।
तो ये साइमन कमीशन में क्या था, 7 संसद थे, 7 संसदों का सदस्य यानी ग्रुप बनाया गया, उसी ग्रुप को नाम दे दिया गया साइमन कमीशन। अब इस कमीशन का कुछ तो मतलब कि कुछ तो आपका क्या होगा, उद्देश्य होगा, बिल्कुल उद्देश्य होगा। भारत में मतलब कि वैधानिक आयोग का उद्देश्य क्या था, भारत की कानून व्यवस्था को देखना, भारतीयों का उत्थान करना, जो कि मतलब कि दिखावटी बातें थी, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा था। क्यों हम लोग ब्रिटेन से आज़ादी के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा, अगर इतना ही वो लोग भारत के उत्थान के लिए काम करते। तो ये बातें थी, बस उस कानून, उस आयोग का नाम था। तो क्या था कि साइमन कमीशन भारतीय वैधानिक आयोग था, जो सर जॉन साइमन के अध्यक्ष में 7 सदस्यों की एक समूह था, मतलब 7 सदस्यों का एक टीम था। और ये टीम का क्या उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना, वक्त वक्त पर भारत में जो भी सुधार की ज़रूरत होगी वो करना, और भारत के प्रशासन में आगे की दिशा तय करना, मतलब कि आगे क्या करना है वो भी तय करना, और वक्त की ज़रूरत के हिसाब से भारत में कोई अगर संवैधानिक सुधार करने की ज़रूरत है वो भी करना। मतलब कि ये भारतीयों के भलाई की दृष्टि से ही था। लेकिन इसका विरोध होने का एक कारण और था कि इस कमेटी में एक भी भारतीयों को नहीं रखा गया। इस कमेटी में 7 जो मतलब कि टीम मेंबर थे, वो टीम मेंबर ब्रिटेन के थे, मतलब कि, और इसके अध्यक्ष कौन थे, साइमन, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। ये बात आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अभी सर जॉन साइमन के बाद क्या होता है, देखिएगा कि साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ, इस विरोध में मतलब कि आखिर ये कारण क्या था, इसमें भारतीयों ने आयोग का विरोध किया। क्योंकि कारण कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यानी इसमें 7 मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे। इस 7 मेंबर में आपका क्या था, मतलब एक भी मेंबर भारतीय नहीं था। उसके बाद भारत के भविष्य पर विदेशियों द्वारा निर्णय लिया जा रहा था, मतलब कि भारत के भविष्य की बात हो और एक भी भारतीय उस आयोग में शामिल ना हो, उस टीम वर्क में शामिल ना हो। ये तो मतलब कि समझ लीजिए बच्चों वाली बात हो गई कि भारतीय भविष्य पर बात हो और एक भी भारतीय ना हो, इसलिए इस कमीशन का विरोध किया गया। जब 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचते हैं, जब ये मुंबई पहुंचते यानी बम्बई पहुंचते हैं, तो वहाँ इसको काले झंडे से, मतलब कि काले झंडे से, हड़तालों से, जोरदार प्रदर्शन से स्वागत किया जाता है। और लोग ये नारा लगाते हैं कि साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ के नारों के साथ इसका स्वागत होता है इस टीम का। तो इस टीम का जब स्वागत होता है तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा पुरजोर हिंदुस्तान में विरोध होता है। ये साइमन कमीशन के बारे में आपको मतलब मालूम होना चाहिए। तो इसमें मुख्य बात क्या रही कि साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे, सातों के क्या थे, 7 मेंबर क्या थे, आपका मतलब ब्रिटेन के थे, मतलब 7 मेंबर ब्रिटेन के थे। और इसलिए इस कमीशन का विरोध हुआ। इस कमीशन का उद्देश्य क्या था, मतलब अगर उद्देश्य पूछ देगा, इस कमीशन का उद्देश्य क्या था, भारत में संवैधानिक सुधार की समीक्षा करना और भारत में प्रशासन कि आगे की दिशा तय करना। अगर पूछेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया। ये आपको मतलब कि ये बातें याद रखनी है। तो हम लोग इस तरीके से अगर हम लोग ये देख लिए, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप अपना मतलब कि इस सारे ये टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से नोट्स कर लीजिएगा। इसका नोट्स करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से नोट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब आपको पार्ट 4 और 5 तक हम लगभग सारे टॉपिक्स कवर करा चुके होंगे, और उसके बाद 1 शॉट वीडियो में सारे टॉपिक्स का रिवीजन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। फिर उसके बाद इसके लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद MCQ सीरीज़ आपके लिए लाया जाएगा, और ये चैप्टर को पूरी तरीके से आपके मुट्ठी में कर दिया जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में बिहार बोर्ड में लगभग
19 से 20 नंबर इसी चैप्टर से पूछा जाता है और हिस्ट्री टोटल 27 से 28 नंबर का पूछा जाएगा और इसी चैप्टर से आपको लगभग आपका हिस्ट्री 20 नंबर पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड डबल क्वेश्चन पूछता है। 80 मार्क्स आपको अटैम्प्ट करना है तो आपका 106 मार्क्स का मटेरियल्स उस क्वेश्चन पेपर में रहता है। तो मुस्कुराइए और जम कर तैयारी कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 4 पंक्तियों के साथ। हम आपसे विदा लेंगे। वक्त की ज़रूरत को समझ बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, कि वक्त की ज़रूरत को समझ कि बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना कोई हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और लिखो, तुम पढ़ो और लिखो, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज़ के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, अब कलम और कागज़ के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है।